वेलकम बैक इन योर अकाउंटेंसी क्लास। एंड प्रीवियस वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, राइट। तो उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हम किन सिस्टम के बेस पर अकाउंटिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करें, यानी किस सिस्टम पे आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करें। तो इस सीरीज में ये 2 सिस्टम है जिनके बेस पर हम प्रेजेंटली सब लोग अकाउंट्स अपने मेंटेन करते हैं। या तो वो रखते हैं डबल एंट्री सिस्टम पर या वो रखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम पर। तो जनरली जो रिटेल शॉप वाले होते हैं, जो स्मॉल बिजनेस मैन जो होते हैं, वहाँ पर ये सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अदरवाइज तो डबल एंट्री सिस्टम ही हर जगह पर अडॉप्ट किया जाता है। अब बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, आप नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री यानी कि हर ट्रांजैक्शन को डबल बार उसको एंट्री करना आपकी बुक्स में। एंड सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि एक बार ही अपन उस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप यदि किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम अभी लास्ट पढ़ चुके हैं, आप उसको 2 टाइम्स यदि आप रिकॉर्ड करते हो तो आपके पास इतने सफिशिएंट डेटा है कि आप उनको एनालाइज कर सकते हो। लेकिन आपने एक बार ही रिकॉर्ड करा तो आपके पास कुछ भी नहीं है इसको कंपेयर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसके जो मेन जो फीचर है वो ये है कि यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑल ट्रांजेक्शन्स recorded 2 times. Okay, recorded 2 times with same amount. ठीक है ना। और सेकंड है, this system has 2 aspects. One is debit, one is debit. In short अपन इसको लिखते हैं DR, right? And another is credit, जिसको हम इन शॉर्ट लिखते हैं CR। समझे मेरी बात को। यानी कि इस सिस्टम में 2 एस्पेक्ट होते हैं। वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड डेबिट, इन शॉर्ट DR, एंड अनदर इज क्रेडिट कॉल्ड CR। बेसिकली हमको यही फॉर्म में अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो आप यदि हर ट्रांजेक्शन्स को 2 टाइम्स रिकॉर्ड करेंगे विद सेम अमाउंट, ठीक है, और आप जिसमें जो 2 टाइम्स अपन जो रिकॉर्ड करेंगे वो ऐसे करेंगे, एक साइड तो डेबिट और एक साइड क्रेडिट। तो आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कहीं पर भी यदि कुछ मिस्टेक है तो आप उसको फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। तो ये है अपना डबल एंट्री सिस्टम। बेसिकली ये जो फॉलो किया जाता है। लेकिन आज भी कुछ रिटेलर शॉप ऐसी हैं या फिर कुछ स्मॉल बिजनेस ऐसे हैं जहां पर सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में बेसिकली हम अपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको 1 टाइम ही रिकॉर्ड करते हैं, और कई तरह से ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। दैट्स वाई इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी इसको हम बोलते हैं, राइट। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि इसमें सारे ही और मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो है डबल एंट्री सिस्टम में जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो फिर भी फेयर होता है ना। और लेकिन यहाँ पर जो भी रिजल्ट होता है, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, वो एग्जैक्टली आप मतलब आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि वो सारा का सारा ही बिजनेस एक्टिविटी से ही हुआ है, ठीक है। तो इस बेस पे इसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी थ्योरी होगी। जितना कराया है उसको आप अच्छे से उसके नोट्स बना लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दिस, बट एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम।
तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन सी है? फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीनिंग कि जो बिजनेस में जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिटवीन टू पार्टीज, उनको अपन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। यानी कि वो इवेंट जहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू में ट्रांजेक्शन्स डन हुए हैं वो क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अकाउंट का मीनिंग क्या है? जहाँ अब जैसे मैं ये टर्म्स बोलूँ तो हमको ये ध्यान रखना है कि इस टर्म का यूज कैसे होता है। तो अकाउंट का मीनिंग क्या है? जब ड्यूरिंग द बिजनेस जो सिमिलर नेचर्स की जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है, राइट। यानी कि एक जैसे परचेज है, अब परचेज ही कर रहे हैं आप, तो परचेज की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो अपन एक ग्रुप में मान लो डाल देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अकाउंट। जैसे वो हो गया परचेज अकाउंट। ऐसे सेल्स के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसको उसके लिए अपन एक अकाउंट बना दिया, सेल्स अकाउंट, तो सारे सेल्स के अकाउंट वहां रिकॉर्ड हो जाएंगे, है ना। तो सिमिलर नेचर की जो ग्रुपिंग कर दी जाती है उसे क्या बोलते हैं अपन? अकाउंट। कैपिटल। जब ऑनर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस जो भी वो इंट्रोड्यूस करता है ना, यानी जो भी मतलब जो भी स्टार्टिंग के टाइम पे वो जो भी चीज़ लगाता है, चाहे वो कैश हो, चाहे कैश के अलावा कुछ और चीज़ हो, यानी कि कोई असेट्स यदि वो लेकर आ रहा है तो वो क्या होगा? कैपिटल में कंसिडर होगा, ठीक है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर जो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग का मीनिंग मैंने बताया था, यदि बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स यदि विड्रॉल करता है बिजनेस से या कैश निकालता है बिजनेस से, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। यदि गुड्स की ड्राइंग करता है तो वो होगी गुड्स ड्राइंग, यदि वो कैश की ड्राइंग करता है तो वो क्या होगी? कैश ड्राइंग होगी। गुड्स की ड्राइंग होगी तो हमारे वो जितना भी हमारा जो प्रोडक्ट गुड्स है हमारा जो सेल करने के पर्पज से हम लेकर आए वो कम हो जाएगा। यदि कैश में से लेगा वो तो हमारा जो कैपिटल हमने कैश के रूप में लगाई है उसमें से वो पैसा कम हो जाएगा। यानी ड्राइंग का मतलब क्या है? पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा या गुड्स विड्रॉल किया जाता है फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। लायबिलिटीज का मतलब क्या है? जो हमें पे ऑफ करनी है, यानी जो बिजनेस के ऊपर जो भी ऐसी लायबिलिटी जिसे उसे पे करनी है वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज टू टाइप की अपन ने कैटेगराइज किया था। फर्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज, इसको अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म, और एक है करंट लायबिलिटीज। अब बेसिकली दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? करंट लायबिलिटीज का मतलब ये है ऐसी लायबिलिटीज जो अपन को हमको करंट ईयर में, करंट ईयर यानी कि जो प्रेजेंट ईयर है उसके अंदर जो लायबिलिटीज पे करनी है, यानी कि बिटवीन 12 मंथ जो हमें पे करना है, दिस इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। और जो 12 महीने में पे नहीं करना है वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो ऐसे जो लॉन्ग टर्म तक हम जिसको कैरी ऑन कर सकते हैं वो है नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर है असेट्स। असेट्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है नॉन करंट असेट्स, सेकंड है करंट असेट्स एंड थर्ड है फिक्टिशियस असेट्स। तो पहले करंट का मीनिंग समझे, यानी कि ऐसी असेट्स, ऐसा हमारा जो भी ऐसी असेट्स है जो 12 मंथ के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सके, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ स्टॉक रखा हुआ है, यानी कि ऐसा गुड्स पड़ा हुआ है जिसे हम कभी भी बेचकर पैसा जनरेट कर सकते हैं, तो वो क्या है? हमारी करंट असेट्स है। और नॉन करंट असेट्स जो कि हमें जिसे हम परचेज कर लेते हैं, असेट्स यानी जिसमें हमारा राइट है, जो जिसको हम यूज करते हैं और हम अपने अकॉर्डिंगली उसका डिसीजन हम ले सकते हैं, वो हमारी असेट्स है जो हमें किसी को देनी नहीं है। तो हमारी जो असेट्स है इस असेट्स का दूसरा नाम है फिक्स असेट्स, नॉन करंट असेट्स, है ना। और इसका मतलब है करंट असेट्स, यानी ऐसी असेट्स जो फिक्स हो गई, जिसमें पैसा एक बार लगा दिया। अब बिजनेस को अपन रन करते हैं तो भाई बिजनेस में अपन को गुड्स भी चाहिए परचेज सेल करने के लिए, हमको फर्नीचर भी चाहिए, हमें मशीनरी भी चाहिए, राइट। तो इस तरह की असेट्स जिसमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट होती है और जिसे पीरियड ओवर द पीरियड हम उसको यूज करते रहते हैं और हम अपने बिजनेस को रन करते हैं स्मूथली, वो होती है हमारी नॉन करंट असेट्स, मतलब फिक्स असेट्स, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गए, है ना, और आपका मान लो कोई व्हीकल है तो व्हीकल हो गया। करंट असेट्स में
आपका कैश हो गया, आपका जो अनसोल्ड स्टॉक है, गुड्स है, वो हो गया, आपका डेटर हो गया, राइट। फिक्टिशियस असेट्स का मीनिंग ये है कि वो असेट्स जिसने हमारे बिजनेस को रन करने के लिए या हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हेल्प की हो। यानी ऐसे इस तरह की, मतलब जो इसको फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब ये जिसका रोल हमारे प्रॉफिट को अर्न करने में है, राइट। जैसे कि आप ऐसा माने, इसको एडवर्टीजमेंट है, इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। एट द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, जब हमारे बिजनेस को कोई जानता नहीं था, तो हमें अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए कुछ एडवर्टाइज करना पड़ा। और वो एडवर्टाइज कैसा होता है, एक अच्छा उसमें ह्यूज अमाउंट लग जाता है, ठीक है। अब ऐसा जो एक्सपेंसेस हो गया आज, और इस एक्सपेंसेस को हम ओवर द पीरियड रिकवर करेंगे। आज मान लो पैसा खर्च हो गया, लेकिन हमको मालूम है कि ये जो पैसा आज खर्च हुआ है, ये आने वाले 2 और 3 ईयर्स में हमको विद प्रॉफिट हमारे पास ये रिटर्न हो जाएगा। तो वो ऐसा कोई, मतलब इसको अपन किस में कंसिडर करते हैं, फिक्टिशियस असेट्स में कंसिडर करते हैं। इसको हमें फिर राइट ऑफ करना पड़ता है जैसे जैसे हमें प्रॉफिट होता जाता है, ठीक है। फिर है रिसिप्ट। रिसिप्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, अब ये अकाउंटिंग टर्म्स है, आपको इसी के अकॉर्डिंगली समझना होगा। रिसिप्ट का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये है ऐसी रिसीविंग जो वन टाइम ही होगी। जैसे कि आपका फर्नीचर था, ओल्ड फर्नीचर, आपने उसको मान लो फर्नीचर को आपने प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो आप दोबारा तो उसको वो आपका एक फर्नीचर था, आपने उसको प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो जो भी उस पर अर्निंग हुई वो क्या हुई, कैपिटल रिसिप्ट हुई। यानी कि ऐसा पैसा जो एक बार मिल गया, यानी कि अब फर्नीचर, अब आप सारा फर्नीचर तो सेल नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो मेरे पास कोई ओल्ड टाइपराइटर है, मैंने उसको सेल कर दिया, तो वापस तो मैं सेल नहीं करूंगी, तो एक बार ही जो सेल होकर मैंने प्रॉफिट अर्न किया, दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स जो मेरी एक रेगुलर इनकम है, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसे ही एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि मैंने मान लो क्या बोलते हैं, मशीनरी परचेज की। अब मशीनरी परचेज की तो एक मेरा ह्यूज अमाउंट उसमें ब्लॉक हो गया, ठीक है। 2 लाख की मैंने मशीन परचेज की, तो फिर 2 लाख रुपए उसके अंदर लग गया, ठीक। अब वो 2 लाख रुपए का जो लगा, उस मशीन से मैं कम से कम 7-8 साल एटलीस्ट मैं उस मशीन पर वर्क करके इनकम जनरेट करूंगी। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक जैसे मुझे बिजनेस रन करना है, तो अब मुझे स्टाफ को सैलरी देनी है, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो मैं रिपीटली करती रहती हूँ, जो खर्चे करना पड़ेंगे मुझे, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड एक्सपेंडिचर का मीनिंग ये होता है ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें एक अमाउंट ब्लॉक हो गया लंबे समय के लिए, जो मैंने आपको फिक्टिशियस असेट्स में बताया। यानी जो मुझे ओवर द पीरियड मुझे प्रॉफिट देगा, लेकिन आज की तारीख में मेरा एक अच्छा खासा अमाउंट उसमें मतलब खर्च हो गया, तो वो क्या होगा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंडिचर तो ये अपन मतलब इसका तो एक कैटेगराइज कर देते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड। और एक एक्सपेंसेस होता है जो अपन डेली एक्टिविटीज के लिए अपन करते हैं। इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड पहले से जो हमने पे कर दिया, लाइक मुझे मेरा जियो का रिचार्ज कराना है, 3 मंथ का रिचार्ज कराना है या 6 मंथ का रिचार्ज कराना है, मैंने आज ही पेमेंट कर दिया, अभी तो मुझे सर्विस उसकी 6 मंथ तक लेनी है, राइट। तो मेरा एक्सपेंसेस तो पहले हो गया, दिस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंडिचर। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसा एक्सपेंसेस जो करंट ईयर का है, करंट टाइम का है, लेकिन जिसको मैं पे कर रही हूँ बाद में, जैसे कि सैलरी का पेमेंट। जैसे अभी ये मंथ चल रहा है जून, तो मुझे जून की सैलरी कब मिलेगी, जुलाई में। मान लो मुझे रेंट पे करना है, तो मैं जून का रेंट कब पे करूंगी, जुलाई में। तो जब तक मैं पे नहीं करूंगी, तो जुलाई के लिए ये अमाउंट क्या हो जाएगा, ये वाला अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसा एक्सपेंसेस जो ड्यूरिंग द सेशन का है, लेकिन जिसका मैंने पे अभी तक नहीं किया, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद है इनकम, यानी जो भी मुझे इनकम होती है ना। परचेज, ऐसा गुड्स जो मैं इस पर्पस से परचेज कर रही हूँ, इस परचेज से लेकर आ रही हूँ अपने बिजनेस में कि मुझे उसको आगे फर्दर सेल करना है, दिस इज कॉल्ड परचेज। एंड परचेज रिटर्न, ऐसा गुड्स
जिसको मैंने परचेज करा किया है रीसेल के लिए, लेकिन वो मेरी पसंद के अकॉर्डिंगली नहीं है, यानी जो मुझे चाहिए था वो गुड्स वो नहीं आया, तो मैं उसे क्या कर दूंगी, रिटर्न। दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। इसको सेकंड नेम इसको बोलते हैं अपन रिटर्न आउटवर्ड, यानी ऐसा गुड्स जो मैं बाहर सेंड कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स यानी कि जो सेल्स आप जानते हैं, जो प्रोडक्ट को मुझे अपना मार्जिन कमाने के लिए जो सेल करना है, और इसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेशन एक्टिविटीज, है ना। और उससे जो हम इनकम जनरेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिस इज द सिनोनिम ऑफ सेल्स, यानी सेल्स, पहले हम इसको सेल्स बोलते थे, लेकिन प्रेजेंटली हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स रिटर्न यानी जिसको मैंने गुड सेल किया है, यदि वो मुझे रिटर्न कर रहा है ना, तो वो दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, और इसको अपन बोलेंगे रिटर्न इनवॉर्ड। फिर है गुड्स, बता ही दिया आपको। स्टॉक, वो अनसोल्ड गुड्स जो अभी, मतलब वो अनसोल्ड गुड्स जिसको भी सेल करना है, राइट, यानी वो गुड्स जो अभी तक बिका नहीं है और मेरा सेशन एंड हो गया। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो फाइनेंशियल सेशन होता है वो होता है 12 मंथ का होता है, 12 महीने का होता है। जैसे कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। अब यदि मान लो यहां तक 31 मार्च तक कोई भी मेरा गुड्स नहीं बिका, तो वो क्या होगा, मेरे लिए स्टॉक होगा। अब एंडिंग में यदि मैं इसकी वैल्यूएशन कर रही हूँ तो क्लोजिंग स्टॉक होगा, और यही स्टॉक मेरे लिए 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि बिजनेस एक्टिविटी से जो हमको अर्न होना है वो, इसमें 2 पार्ट्स है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर वो पर्सन है जिसको मैंने क्रेडिट बेस पे गुड्स सोल्ड किया है, जिसको हम क्रेडिट बेस पे गुड्स सोल्ड करते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, डेटर्स। और यदि वो डेटर बैंक की तरफ से इशू एक बिल बुक है होती है, उस बिल को एक्सेप्ट करके वो बिल जैसे चेक देते हैं ऐसे वो बिल दे देता है हमको, तो दिस इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल, है ना। इन दोनों का कॉम्बो को प्रेस करके वो क्या हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। सेम ट्रेड पेबल, क्रेडिटर प्लस पेबल। क्रेडिटर यानी कि जिससे मैंने क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज किया है, ठीक है। यदि वो क्रेडिटर मेरी तरफ से इशूड बिल्स पेबल को मतलब मेरी तरफ से जो इशूड बिल्स पेबल है, यानी जिसे मैंने साइन करके उसको दे रखा है कि भाई मैं इसका पेमेंट इतने टाइम पीरियड बाद दे दूंगी, वो है बिल्स पेबल, ठीक है। तो ये क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब आप जानते ही हो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये आगे अपन एंट्री करेंगे तब पढ़ लेंगे। वाउचर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी कि एक तरीके से एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।